हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग कक्षा 12 अर्थशास्त्र इकनॉमिक्स का इकाई 6 मुद्रा एवं बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा के बारे में हम लोग जानते होंगे। मुद्रा जैसे दो प्रकार की, एक धातु मुद्रा होती है, एक पत्र मुद्रा। धातु मुद्रा मतलब जो धातु का बना हो, जैसे हमारे जो सिक्का 1 रुपये का सिक्का है, ये धातु का है। पहले सोने के सिक्के चलते थे, चांदी के सिक्के चलते थे, तो वो धातु मुद्रा कहते हैं। पत्र मुद्रा इस समय जो हमारे पास जो नोट होते हैं, जैसे 100, 200, 500, 2000, 10, 20 जो भी नोट हैं, इनको हम पत्र मुद्रा कहते हैं। इस समय प्रचलन में हर देश में पत्र मुद्रा ही है। धातु मुद्रा में केवल वो सिक्के ही यूज होते हैं। तो मुद्रा की परिभाषा हो जाएगा, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो समाज में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापन, स्थगित भुगतानों के मान तथा मूल्य के संचय के माध्यम के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा समान रूप से लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है। तो मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो समाज में सभी लोगों द्वारा आसानी से स्वीकार की जाती है। स्वीकार का तो उसका क्या है? मुद्रा जैसे विनिमय के माध्यम, जैसे हम किसी को देकर कोई वस्तु खरीदते हैं, जैसे हम दुकान पर जाकर मन पैसा देकर चीनी खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, अन्य उपभोग्य वस्तुएं खरीदते हैं, तो हमारा विनिमय का माध्यम का काम करती है। मूल्यों का मापन, किसी वस्तु का मापन, जैसे मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर है 20 रुपये का, तो इसका हमने इसके मूल्य का मापक मुद्रा में ही माप लेते हैं। हाँ, ये 20 रुपये में है, कोई वस्तु कितने रुपए की है। स्थगित भुगतानों के मान तथा मूल्य के संचय, जैसे हम किसी वस्तु को, जैसे मान लो अनाज, धान है, गेहूँ है या कोई वस्तु, उसको बहुत दिनों तक हम रोक कर नहीं रख सकते, उनको इकट्ठा करके नहीं रख सकते। उन वस्तुओं के बदले उनको जैसे मार्केट में बेच दें, उससे जो पैसा मिले उसको हम बैंक में जमा कर दें, तो वो हमारा क्या है, बहुत दिन तक संचय का माध्यम हो जाएगा, उसमें हमको ब्याज भी मिलेगा। तो एक संचय के माध्यम के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत और समान रूप से लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है। मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला है विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम ने बताया कि जब मुद्रा को, यानी हम रुपये को देकर वस्तुओं को खरीदते हैं, तो विनिमय माध्यम हो गया। मूल्य का मापक, जिन्हें हम बताया कि किसी चीज़ का मूल्य का मापना हो तो उसको मुद्रा के रूप में मानते हैं। ये चीज़ इतने रुपए की है। मान लो कोई गाय है तो 25,000 की है, कोई भैंस है 40,000 की है, या कोई कार है मान लो 10 लाख 20 लाख है, तो उस वस्तु को हम मूल्य में मापते हैं। मूल्य का हस्तांतरण, किसी वस्तु को हस्तांतरण, मान लो जमीन को हम दूसरे को बेचना हो तो हम उसको क्या करते हैं, जमीन को बेचते हैं तो उसके बाद हम उसके बदले क्या है, मुद्रा लेते हैं। इस बार मूल्य का हस्तांतरण भी हो जाता है। मुद्रा के गौण अथवा सहायक कार्य, मुद्रा का सहायक कार्य क्या होता है? कोई कहता है स्थगित भुगतानों के मान, स्थगित भुगतानों के मान, जैसे मान कोई वस्तु बेचा जाए तो उसका पैसा तुरंत देकर कुछ दिन बाद देता है, कोई कह रहा है स्थगित भुगतानों का मान। मूल्य का संचय, मूल्य को जैसे हम रुपये को इकट्ठा करते हैं, मूल्य का हस्तांतरण और उसका हस्तांतरण भी होता है। मुद्रा की तरलता, तरलता मतलब होता है लिक्विडिटी, किसी वस्तु को सरलता पूर्वक बिना किसी हानि के मुद्रा में बदलने की क्षमता को मुद्रा की तरलता कहते हैं। कि यदि किसी वस्तु को हम सरलता पूर्वक, मान लो जितने रुपए की वस्तु उतना ही रुपए में हम उसको दे दें, उतना उनको मुद्रा मिल जाए, उसमें कोई हानि ना हो, तो मुद्रा की लिक्विडिटी या तरलता कहते हैं। जैसे मान लो सोना है, यदि प्योर गोल्ड है तो उसको हम कहीं भी बेचेंगे तो हमको उसका पूरा दाम हमको मिल जाएगा। तो यानी सोना में क्या है, तरलता है, लिक्विडिटी है, तो हम जब चाहें, जहाँ भी चाहें उसको बेचकर उसको पैसा ले सकते हैं। पत्र मुद्रा, पत्र मुद्रा वही कागज का जो नोट है। पत्र मुद्रा से आशा सरकार अथवा केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक हर देश में केंद्रीय बैंक होता है। जैसे हमारे यहाँ का केंद्रीय बैंक क्या है, रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो केंद्रीय बैंक है। इसी को हर देश में उसका एक केंद्रीय बैंक होता है, उसको हम सरकार का बैंक भी कहते हैं।
और वो बैंकों का बैंक भी होता है। केंद्रीय बैंक जो होता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, तो सभी बैंकों का मालिक है, सभी बैंकों के लिए नीतियाँ बनाता है, ब्याज दर उनके लिए निर्धारित करता है। वो बैंक सभी बैंक एक रिजर्व कैश भारतीय रिजर्व बैंक पास जमा करते हैं। तो रिजर्व बैंक के अलावा जो भी बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, जो भी बैंक है सब इनको व्यावसायिक बैंक कहते हैं, व्यापारिक बैंक कहते हैं। तो पत्र मुद्रा हो गया। पत्र मुद्रा से आशा सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित उन नोटों से है जिन पर एक निश्चित रकम देने का वचन लिखा होता है। कह रहा है कि पत्र मुद्रा जो है वह सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित, मतलब जो नोट छापता है उस पर एक वचन लिखा होता है। पढ़ोगे नोट पर लिखा रहता है, मान लो 100 रुपये का नोट, उस पर लिखा रहेगा मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो यानी उस 100 रुपये नोट का मूल्य क्या है, 100 रुपये है, मतलब अच्छा 200 नोट जो भी हो, तो उस पर एक वचन लिखा होता है, तो वो पत्र मुद्रा है। उच्च शक्ति मुद्रा, हाई करेंसी मुद्रा, हाई करेंसी मनी, उच्च शक्ति मुद्रा। उच्च शक्ति मुद्रा देश की मौद्रिक सत्ता की कुल देयताओं को स्पष्ट करती है। उच्च शक्ति मुद्रा देश की मौद्रिक सत्ता की कुल देयताओं को स्पष्ट करती है। तो उसका मतलब एच, हाई करेंसी मनी मतलब हो जाएगा सी प्लस आर, सी प्लस आर। हम देश में जितनी करेंसी है, हमारा जो नोट है और जो बैंक रिजर्व बैंक के पास फिक्स जमा किए हैं, उनको यदि हम जोड़ दें तो सी प्लस आर बराबर हो गया एच, यानी हाई करेंसी बराबर हो गया सी, मतलब जितने भी नोट या सिक्के हैं हम देश में चल रहे हैं, और आर जो है जो रिजर्व बैंक के पास फिक्स जमा है, उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो उच्च शक्ति मुद्रा हो जाएगी। अब अगला है साख गुणांक। साख गुणांक, साख गुणांक बैंक की जमाओं पर नकद कोष अनुपात का उल्टा होता है। साख गुणांक जो होता है, जो बैंक की जमाओं पर, जो बैंक में जमा नकद कोष है उसका उल्टा, रिसिप्रोकल होता है। यानी साख गुणांक बराबर 1 बटा जमाओं पर नकद कोष अनुपात, 1 बटा कर देते, इसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। मतलब साख गुणांक बताता है कि व्यापारी बैंक अपने जमाओं को कितना बढ़ा सकते हैं। अगला है अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट। अधिविकर्ष मतलब ओवरड्राफ्ट। इस प्रणाली के अंतर्गत बैंक चालू खातों के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के ऊपर भी एक निश्चित सीमा तक रकम निकालने की अनुमति देते हैं। देखिए, जो बैंक में हम खाता खोलते हैं तो पहला तो मैक्सिमम लोग बचत खाता खोलते हैं। हम लोग जो भी खाता खोलते हैं बचत खाता होता है। उसके बाद एक होता है सावधि जमा खाता, जो भी फिक्स डिपॉजिट होता है, मैंने हम 1 साल 2 साल या 6 महीने के नहीं, मैंने 1 साल, कम से कम 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए एक फिक्स रकम को डिपॉजिट कर देते हैं, फिर उसको अब समय पूरा होने पर उनको निकालते हैं, तो फिक्स डिपॉजिट खाता हो गया। एक खाता होता है चालू खाता, करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट मतलब ज़्यादा व्यापारी लोग खोलते हैं, उसमें रोज़ पैसा जमा करते हैं और निकालते हैं, चालू खाते पर ब्याज नहीं मिलता है। तो वही कह रहा है कि ओवरड्राफ्ट की सुविधा चालू खाते पर होती है। इस प्रणाली के अंतर्गत बैंक चालू खातों के जमाकर्ताओं को, मान लो कोई जमाकर्ता, कोई व्यक्ति बैंक में जो चालू खाते में जमा जो राशि जमा किया है उसके ऊपर एक निश्चित सीमा तक और रकम निकालने की अनुमति होती है। मतलब आप 2 लाख या 4 लाख जो जमा किए हैं उस पर एक निश्चित सीमा तक आप रकम को निकाल सकते हैं, वो उसके ऊपर वो ओवरड्राफ्ट हो गया। एक होता है नकद कोष अनुपात, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो नकद कोष अनुपात कुल मांग जमाओं का वह प्रतिशत है जो व्यापारिक बैंक को केंद्रीय बैंक के पास नकद रूप में रखना पड़ता है। कह रहा है कि नकद कोष अनुपात कुल मांग जमाओं का वह प्रतिशत है जो व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास नकद रूप में रखता है। उनको बताएं कि हर बैंक को जो उनकी सीमा है पैसा रखने के लिए या व्यवसाय करने की, उनका एक निश्चित
राशि, उसका एक निश्चित अनुपात राशि केंद्रीय बैंक पास उनको जमा करना पड़ता है। तो वो CRR उसको कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, उनको केंद्रीय बैंक के पास रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता है। तो जो रिजर्व बैंक है, तो रिजर्व बैंक में मतलब आम आदमी खाता नहीं खोलता है, उसमें खाता नहीं खोलता है, यानी पब्लिक लेन देन नहीं करती है वो, उसमें वो उससे केवल बैंकों पे ही वह कर्ज देता है। तो मुद्रा बैंकिंग में लेक्चर वीडियो 1 पहला वीडियो उन्होंने बना, इसको समाप्त करते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। थैंक यू।